हेलो यूपीएससी लर्नर्स, मेरा नमस्कार। मैं आलोक तिवारी एग्जाम मिनिस्ट्री से आपके लिए लेकर आया हूं आधुनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक असहयोग आंदोलन। तो गांधी के बारे में कुछ संक्षिप्त बातचीत कर लेते हैं। गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और गांधी का ये जो सफर है भारत में 30 जनवरी 1948 तक भारत में गांधी के सफर की चर्चा करते हैं। और इस सफर की शुरुआत हम असहयोग आंदोलन से करते हैं। आज का विषय है असहयोग आंदोलन। तो हम देखेंगे कि जब गांधी भारत आए तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। 1914 टू 1918 का जो दौर है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है और गांधी ने ब्रिटिश के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सहयोग किया। सहयोग करने के पीछे का उनका उद्देश्य था कि हम ब्रिटिश सरकार के साथ भारत में सहयोग करेंगे और बदले में हमें स्वराज मिलेगा। स्वराज की बड़ी अभिलाषा है। भारतीय नेतृत्व को उदारवादी हों, गर्मपंथी हों, क्रांतिकारी हों, गांधी समेत सभी लोगों को स्वराज की बड़ी अभिलाषा है। जब भी हम स्वराज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि केंद्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जरूरत है, एक उत्तरदायी सरकार की जरूरत है, जिसकी घोषणा मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था कि हम भारत को उत्तरदायी शासन देंगे। तो 1914 टू 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है और इस दौरान अगर हम गांधी देखेंगे, दो फेज हैं गांधी के, 1915 से लेकर के और 1919। गांधी ने कहा हम ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करेंगे और सहयोग के बदले कोऑपरेशन करेंगे और इसके बदले हमें मिलेगा क्या? गांधी को अभिलाषा है स्वराज मिलेगा। लेकिन हम देखेंगे कि सहयोग के बदले सहयोग कई रूप में हुआ। जैसे गांधी ने भारतीय युवाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित किया। बड़ी संख्या में भारतीय युवा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेना में शामिल हुए। जैसे हम दूसरा पक्ष अगर हम देखेंगे तो एक बड़ी मात्रा में चंदा जुटाया गया ब्रिटिश सरकार को सहयोग देने के लिए। तो इस रूप में हम देखेंगे कि गांधी ने जो ये दौर है कि हम सहयोग करेंगे और बदले में स्वराज मिलेगा। जब भी विश्व युद्ध की परिस्थितियां होती हैं तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ सरकार के द्वारा पारित किए जाते हैं। हिंदी में बोलते हैं निवारक नजरबंदी कानून। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ आया उसका नाम था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। लेकिन आप देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश सरकार ने स्वराज नहीं दिया और बदले में दिया क्या? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट मतलब है ब्लैक लॉ। जैसा कि आप जानते होंगे कि इसमें अपील, वकील, दलील करने का अधिकार नहीं था। तो रॉलेट एक्ट दिया। रॉलेट एक्ट पारित क्यों किया गया था? जो भारत में राष्ट्रवाद की लहर उठ रही थी, जो भारत में सुनामी राष्ट्रवाद की आ रही थी, उसको दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया। तो हम देखेंगे कि सहयोग किया और बदले में 1919 में उन्होंने हमें दिया क्या? रॉलेट एक्ट दिया। रॉलेट एक्ट का मतलब है उन्होंने हमें क्या दिया? ब्लैक लॉ दिया। अब गांधी इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करेंगे। तो गांधी रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करेंगे। तो इसलिए हम देखेंगे कि उसके बाद एक घटना हो जाती है और वो घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। पंजाब में एक दुखद घटना घट जाती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये घटना होती है जलियांवाला बाग मास्केयर और ये घटना होती है 13 अप्रैल 1919 को। और उसके बाद देखते हैं कि हम 19 अप्रैल 1919 को गांधी आंदोलन वापस ले लेते हैं। जो रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन है उसको वापस ले लेते हैं। तो वापस लेने के बाद गांधी को एक बात समझ में आ गई
कि अब सहयोग से काम नहीं चलेगा और अब ब्रिटिश सरकार के साथ करना पड़ेगा असहयोग। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की के कैलिफ को इंसल्ट किया गया, टर्की के खलीफा को अपमानित किया गया। इस बात से भारत का मुसलमान नाराज था। भारत का मुसलमान ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भी एक आंदोलन चलाना चाहता है और वो चला रहा है, वो शुरू करने जा रहा है खिलाफत आंदोलन। ध्यान देने की बात यह है कि इस दृष्टिकोण में कि टर्की के कैलिफ के साथ इंसल्ट किया गया, उसके खिलाफ उसको अपमानित किया गया, लेकिन दुनिया के किसी भी मुसलमान ने इस परिणाम स्वरूप कोई आंदोलन नहीं चलाया। लेकिन भारत का ये 6 करोड़ मुसलमान ऐसा आंदोलन चलाने जा रहा है, खिलाफत आंदोलन चलाने जा रहा है। तो समानांतर में एक बात और होगी कि 1919 में इस देश का मुसलमान खिलाफत आंदोलन चलाने जा रहा है, खिलाफत मूवमेंट चलाने जा रहा है। तो इस समय आप परिस्थितियां इस रूप में देख रहे हैं कि गांधी और कांग्रेस के हित एक हो गए हैं और ये मान बैठे हैं गांधी और कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल कि अब ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने से काम नहीं चलेगा, ब्रिटिश सरकार के साथ किया जाएगा असहयोग और लिया जाएगा 1 वर्ष के भीतर स्वराज। ये असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी का नारा था कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज मिलेगा, अच्छे दिन 1 वर्ष के भीतर आ जाएंगे। तो हम देखेंगे क्या परिस्थितियां किस रूप में आगे आती हैं। परिस्थितियों को अगर हम देखेंगे तो परिस्थितियां किस रूप में आगे आती हैं कि अब होगा असहयोग। तो ये ड्राफ्ट मैंने किया है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के कुछ कारण होंगे, उन कारण पर चर्चा करते हैं। कारण के बाद कुछ एक्टिविटीज हैं, उन पर चर्चा करेंगे। प्रोग्राम पर चर्चा करते हैं कि असहयोग के कार्यक्रम क्या थे। फिर हम देखेंगे इसका महत्व क्या था असहयोग आंदोलन का, और महत्व के बाद देखेंगे कि क्या ये आंदोलन सफल रहा या असफल रहा, इसकी चर्चा करेंगे। और फिर हम देखेंगे कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द विड्रॉल ऑफ मूवमेंट। इस असहयोग आंदोलन के वापसी के संदर्भ में विवाद क्या था। तो असहयोग आंदोलन सबसे पहला विषय तो ये है असहयोग आंदोलन में कि ये लीडर बेस्ड मूवमेंट नहीं था, नेता आधारित आंदोलन नहीं था, नेतृत्व आधारित आंदोलन नहीं था, लीडरशिप बेस्ड मूवमेंट नहीं था। लीडरशिप बेस्ड मूवमेंट की एक प्रॉब्लम होती है, जब भी लीडर गिरफ्तार होता है, आंदोलन गिरफ्तार हो जाता है या आंदोलन समाप्त हो जाता है। और प्रोग्राम बेस्ड मूवमेंट की खासियत ये होती है कि नेता की गिरफ्तारी के बाद, लीडर की अरेस्टिंग के बाद भी मूवमेंट चलता रहता है। तो पहला आंदोलन भारत का ऐसा है जो लीडरशिप बेस्ड नहीं है, नेतृत्व आधारित नहीं है, ये आंदोलन है प्रोग्राम बेस्ड मूवमेंट, कार्यक्रम आधारित आंदोलन। तो ये विषय ध्यान रखने की बात है कि ये नेतृत्व आधारित नहीं है, नेतृत्व आधारित लीडरशिप बेस्ड कार्यक्रम नहीं है। और ये देखेंगे कार्यक्रम आधारित आंदोलन है, आधारित आंदोलन है। और दूसरा, असहयोग आंदोलन के मध्य में ही गांधी का एक वादा क्या कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज, अच्छे दिन आएंगे, स्वराज विद इन अ ईयर, 1 वर्ष के भीतर स्वराज, 1 वर्ष के भीतर स्वराज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, उन कारण पर चर्चा करते हैं। कोई भी आंदोलन शुरू होगा उसके अपने कारण होंगे। तो कारण की अगर हम बात करें तो पहला कारण, पहला कारण है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है जलियांवाला बाग रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो पहला कारण है रॉलेट एक्ट। और जब इस रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया, जब इस रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया, जब हमने रॉलेट सत्याग्रह किया, तो हमें बदले में क्या मिला, जलियांवाला बाग मास्केयर। और जब जनरल डायर से पूछा गया कि आपसे गलती हो गई, तो उसने कहा गलती हो गई, गलती इस बात की हो गई कि हमारी गोलियां खत्म हो गई। भारतीयों को अपमानित करने का ये कैसा तरीका।
तो पहला हम देखेंगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919, और इसके परिणाम स्वरूप जो प्रक्रिया हुई वो जलियान वाला बाग मास्केयर की घटना 13 अप्रैल 1919। एक कारण तो, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि निर्दोष और निहत्थे लोगों को मार दिया गया। अभी नेपाल में क्या हुआ, एक नॉन वायलेंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ और नेपाल सरकार के आदेश से द हिंदू ये कहता है 30 लोगों की जान चली गई। ये आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आप यहां देखिए, यहां तो नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। हेलो, मैं कह रहा हूं नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, उत्तरदायी सरकार नहीं है। उत्तरदायी सरकार का मतलब है कि हम जिन पर शासन करते हैं हमारी जवाबदेही भी उनके प्रति होती है, ऐसा नहीं है। ब्रिटिश सरकार शासन तो हम पर कर रही है, लेकिन वो जवाबदेह ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति है, वो जवाबदेह या यूं कह सकते हैं ब्रिटिश क्राउन के प्रति है। तो पहला तो रॉलेट एक्ट है, और रॉलेट एक्ट के परिणाम स्वरूप जो जलियांवाला बाग मास्केयर हुआ है, हत्याकांड हुआ है, वह एक वजह है, सबसे बड़ी वजह। उसके बाद हंटर कमेटी की शिथिल जांच, लीपापोती कर दी गई, जनरल डायर के कारनामों को एक छोटी सजा के रूप में उसमें उसको एक छोटी सजा दी गई। दूसरा इसकी जो वजह है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 ये कहता है कि प्रांतों में द्वैध शासन दिया जाएगा, प्रोविंसेस में ड्यूल रूल दिया गया। इस समय प्रांतों की संख्या थी 9, प्रोविंसेस थे 9, और चीफ कमिश्नरी एरिया इनकी संख्या थी 7। प्रांतों में द्वैध शासन दिया गया, स्वशासन की मांग थी, सेल्फ रूल की मांग थी, स्वराज की मांग थी, और हमें ड्यूल रूल दिया गया, द्वैध शासन दिया गया प्रांतों में। जब भी हम विषयों का बंटवारा, जब भी हम प्रशासनिक विषयों का बंटवारा 2 भागों में करके शासन करते हैं, इसको हम द्वैध शासन बोलते हैं। तो प्रशासन के विषयों का 2 भागों में बंटवारा कैसे हुआ? प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन के विषयों को 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग थे आरक्षित विषय, दूसरे भाग था हस्तांतरित विषय। एक रिजर्व सब्जेक्ट थे, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे। तो जो रिजर्व सब्जेक्ट थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नॉमिनेटेड मेंबर के साथ मिलकर गवर्नर रूल करेगा, गवर्नर लॉ बनाएगा। और जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उनके साथ तो ये किया गया, लेकिन जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे वो नॉन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, और इसमें चुनी हुई सरकार मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो इलेक्टेड मेंबर थे उनके साथ मिलकर के गवर्नर लॉ बनाएगा। और जितने महत्वपूर्ण विषय थे वो सारे के सारे रिजर्व सब्जेक्ट में रखे गए, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, जैसे पुलिस, जैसे जेल, जैसे रेवेन्यू। और जितने भी गैर महत्वपूर्ण विषय थे वो सब दे दिए गए हस्तांतरित विषयों में, जैसे स्वास्थ्य, जैसे शिक्षा। तो इस बात का भी भारतीयों में आक्रोश था कि आपने स्वशासन की जगह हमें द्वैध शासन दे दिया। तीसरी बात अगर हम यहां पर करेंगे तो एक इशू ऑफ खिलाफत, इशू ऑफ खिलाफत, खिलाफत का मुद्दा। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि टर्की के कैलिफ को इंसल्ट किया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इस बात का भारत का मुसलमान विरोध कर रहा है। तो हम खिलाफत का इशू देखते हैं। और चौथा अगर हम देखते हैं तो स्वराज का सब्जेक्ट है। तो ये 4 कारण हैं जिनकी वजह से क्या है, गांधी असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। जहां तक मैं आपसे बात कर रहा हूं खिलाफत के विषय को लेकर, कांग्रेस खिलाफत के मुद्दे पर मुसलमानों के साथ है। ये मुसलमानों का धार्मिक मुद्दा है। गांधी चाहते हैं कि हम मुसलमानों को भावनात्मक रूप से जीत लें। अगर हम मुसलमानों के भावनात्मक मुद्दे पर, इस धार्मिक भावनात्मक मुद्दे पर मुसलमानों का साथ देंगे तो मुसलमान हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का साथ देंगे और अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फ्लॉप हो जाएगी, फेल हो जाएगी।
जैसे हम देखेंगे कि 1909 में, अगर मैं आपसे कहूं 1909 में सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज दिए गए, पृथक निर्वाचक मंडल दिए गए, मुसलमानों को दिए गए। लेकिन 1909 में जो सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज दिए गए, इस मांग को 1916 में आईएनसी के लखनऊ सेशन में स्वीकार कर लिया गया। हालांकि ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी। कांग्रेस ने मुसलमानों को दिए गए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को 1916 में स्वीकार कर लिया। उसकी वजह यह थी कि कांग्रेस हिंदू मुस्लिम यूनिटी चाहती थी। कांग्रेस का यह मानना था कि हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज की मांग करें। इसमें सबसे बड़ा योगदान तिलक का भी है। तिलक मांडले जेल से 1914 में रिहा हो जाते हैं। आपको पता होगा 1908 में तिलक मांडले जेल चले जाते हैं। जाते तो वो खाली हाथ हैं। जब मांडले जेल बर्मा से निकलते हैं तो हाथ में गीता रहस्य लेके निकलते हैं। और अब तिलक बदले बदले नजर आते हैं। अब तिलक उस रूप में रेडिकल्स नहीं रहे, उस रूप में मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट नहीं रहे जिस रूप में वो जेल में गए हुए थे। तो 1916 में अगर हम देखेंगे तो नरमपंथी जो 1907 में फूट पड़ी थी, नरमपंथी और गरमपंथी के बीच में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, वो भी एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, पहला। और दूसरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक प्लेटफॉर्म पर आ गई। तो ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए कांग्रेस ने किया। उसके बाद अगर हम देखेंगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 1919 में गांधी ने भी ये सोचा कि अगर हम मुसलमानों के इस धार्मिक मुद्दे पर, इस भावनात्मक मुद्दे पर अगर हम मुसलमानों का साथ दे दें तो ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के रूप में एक अच्छी बात होगी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक मांग सामूहिक मांग हो जाएगी। तो इसी विषय में हम देखेंगे कि इस देश में दो समानांतर आंदोलन चल रहे हैं। एक तरफ इस देश का मुसलमान खिलाफत आंदोलन चला रहा है जिसमें पूरी कांग्रेस का खिलाफत को सपोर्ट है, और दूसरी तरफ खिलाफत आंदोलन के नेताओं का सपोर्ट है असहयोग आंदोलन को। इतिहास बाद में यह लिखता है कि यह शायद गलत था। दो समानांतर आंदोलन चलाने की आवश्यकता नहीं थी। अच्छा यह होता कि खिलाफत की मांग को असहयोग आंदोलन में शामिल कर लिया जाता और इस देश में एक ही आंदोलन चलता, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तब शायद ये ज्यादा बेहतर मांग हो पाती। ये भविष्य में इतिहास ऐसा बोला। तो आगे हम देखेंगे क्या है हमारा विषय, कि ये हमारे कारण हैं। अब गतिविधियां क्या हैं, एक्टिविटी क्या है। गांधी और कांग्रेस चलाना चाहती है असहयोग आंदोलन। अब उस असहयोग आंदोलन के लिए कांग्रेस के सेशन को कॉल किया जाता है। वैसे कांग्रेस के सेशन हर बारी दिसंबर माह में होते थे, लेकिन वर्ष 1920 के सेशन को एक स्पेशल सेशन कॉल किया गया जो सितंबर 1920 में कॉल किया गया। ये कलकत्ता में कॉल किया गया। तो गतिविधियों की बात हम लोग कर सकते हैं कि एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी की अगर हम बात करें, एक्टिविटी की बात करें तो एक्टिविटी गतिविधियां क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट, स्पेशल सेशन आईएनसी का कॉल किया गया। तो स्पेशल सेशन ऑफ आईएनसी, स्पेशल सेशन ऑफ आईएनसी कॉल किया गया सितंबर 1920 में। कांग्रेस का विशेष सत्र बुलाया गया सितंबर 1920 में। यह बुलाया गया कलकत्ता और इसकी अध्यक्षता, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष को प्रेसिडेंट बोला जाता था और वो अध्यक्षता कर रहे हैं लाला लाजपत राय। एक सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए लाला लाजपत राय को क्यों चुना कांग्रेस ने और गांधी ने। तो इस विषय के संदर्भ में मेरे पास कुछ पॉइंट हैं। हालांकि लाल बाल पाल गुट का एकमात्र नेता है जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना है। ये सौभाग्य बाल गंगाधर तिलक को नहीं मिला, ये सौभाग्य बिपिन चंद्र पाल को नहीं मिला।
रही बात अरविंद घोष को, तो अरविंद घोष 1910 में ही सक्रिय राजनीतिक जीवन से संन्यास लेकर पुडुचेरी चले गए और वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया और जीवन के शेष दिन उन्होंने वहीं काटे। तो लाला लाजपत राय को आईएनसी के स्पेशल सेशन का अध्यक्ष क्यों बनाया गया? उसकी 2-3 प्रमुख वजह हैं। पहला, लाला की पॉपुलैरिटी युवाओं के बीच में थी, युवाओं के बड़े चहेते नेता थे लाला। दूसरा विषय, जो मजदूर हैं, वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, किसान हैं, उनके बीच में लाला की लोकप्रियता थी। लाला की लोकप्रियता इस हद तक थी कि जब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनाया गया तो वो लाला लाजपत राय को बनाया गया। और एक विषय और भी था, ये विषय शायद गांधी जी ऐसा सोच रहे होंगे कि वो नरमपंथी और गर्मपंथियों का आपस में समन्वय भी करा दें, क्योंकि न केवल मुसलमानों को साथ में लेने की आवश्यकता है, बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद की जितनी भी धाराएं हैं, जितनी भी अहिंसक धाराएं हैं, उनको भी साथ में लेकर चले जाने की आवश्यकता है। तो क्या हुआ? लाला लाजपत राय अध्यक्ष हुए और यहां पर हम देखेंगे कि गांधी ने असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव रखा। तो नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन, असहयोग आंदोलन, असहयोग प्रस्ताव, माफ कीजिएगा, असहयोग नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन, असहयोग प्रस्ताव रखा गया। तो गांधी ने असहयोग प्रस्ताव रखा, लेकिन गांधी के इस असहयोग प्रस्ताव का कांग्रेस का एक वर्ग ऐसा था जिसने विरोध किया। उस विरोध करने वालों में शामिल थे सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, और मैं विट्ठल भाई पटेल की बात कर रहा हूं, वल्लभ भाई पटेल की नहीं। वल्लभ भाई पटेल तो गांधी के साथ खेड़ा आंदोलन में जुड़े और हमेशा हमेशा के लिए वो गांधी के साथ ही रहे। लेकिन एक वर्ग ये था जिसने विरोध किया गांधी के असहयोग प्रस्ताव का। क्यों विरोध किया, अभी चर्चा में कर रहा हूं। एक ग्रुप मदन मोहन मालवीय के साथ था। मदन मोहन मालवीय इस ने भी गांधी के असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया, असहयोग कार्यक्रम का विरोध किया। असहयोग कार्यक्रम की भी चर्चा कर लेंगे। फिर अगर हम देखेंगे तो एक वर्ग था जिसमें अली जिन्ना थे और प्लस एनी बेसेंट थी। तो अली जिन्ना और एनी बेसेंट जैसे नेताओं ने भी इसका विरोध किया। तो एक ऐसा ग्रुप था जिसने असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया। विरोध करने के कारण भी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर बीसी में शामिल हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इसका विरोध किया। साबरमती आश्रम और शांति निकेतन के बीच में बड़े मतभेद थे। उन मतभेदों की चर्चा हम रविन्द्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद और गांधी के राष्ट्रवाद से कर सकते हैं। तो इस ग्रुप का मानना यह था, ये ग्रुप चाहता क्या था? ये ग्रुप ये चाहता था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के मुताबिक जो इलेक्शन हुए हैं, वो 3 बार कुल इलेक्शन हुए। पहली बार 1920 में इलेक्शन हुआ। ये इलेक्शन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं। 9 प्रांतों में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। तो प्रांतीय विधान परिषदों के बहिष्कार के मुद्दे को लेकर के, है ना, इशू रिलेटेड टू बायकॉटेड ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इस मुद्दे को लेकर के मतभेद थे इस गुट में और गांधी के बीच में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रावधानों के मुताबिक 3 बारी इलेक्शन हुए। पहला इलेक्शन 1920 में हुआ, फिर इलेक्शन 1923 में हुआ और फिर इलेक्शन 1926 में हुआ। इसके बाद क्यों नहीं इलेक्शन हुआ? क्योंकि नए कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशन दिए जाने थे भारतीयों को। इसके लिए साइमन कमीशन
का गठन किया गया 1927 में। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। हमने एंटी साइमन मूवमेंट चलाया, साइमन विरोधी आंदोलन चलाया, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं था। इस बात का हम विरोध कर रहे थे कि हमारे भाग्य का फैसला वे लोग कैसे करेंगे जिनमें एक भी इंडियन नहीं है। इसको हमने सेल्फ रिस्पेक्ट से भी जोड़ा। और फिर अगर हम देखेंगे तो हमें नए सुधार जो मिलते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मिलते हैं, और इसके मुताबिक पहली बार इलेक्शन 1937 में हुआ। उसके बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया, और फिर इलेक्शन जाकर के होता है ये कब, 1946 में। और 1946 में जो इलेक्शन हुए वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के हुए, और उनके मेंबर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को चुना। तो इस तरह से हमारी संविधान सभा जो पहली बार चुनी गई वो इनडायरेक्टली चुनी गई, डायरेक्टली नहीं चुनी गई, डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हुई, नॉट बाय इलेक्शन बाय द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। तो इनका मानना था, इस गुट का ये मानना था कि वो 1920 के जो इलेक्शन हो रहे हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, उनमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। और गांधी का मानना था कि हमें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शन को भी बाइकआउट करना चाहिए। तो इस मुद्दे को लेकर इस गुट में और गांधी के बीच में और कांग्रेस के बीच में मतभेद था। दूसरा देखेंगे मदन मोहन मालवीय, ये भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे। इनका भी गांधी के साथ मतभेद था, बड़ा मतभेद नहीं था लेकिन छोटा मोटा मतभेद था। अली जिन्ना और एनी बेसेंट जैसे लोग तो गांधी के असहयोग प्रस्ताव का बड़ा विरोध कर दिए। एनी बेसेंट का तो कहना यहां तक था कि गांधी नागरिकों में कानून की अवज्ञा डालना सिखा रहे हैं, और जिस दिन ये देश आजाद होगा गांधी ये महसूस करेंगे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जिन्ना जैसे कुछ लीडर्स थे जो गांधी का विरोध कर रहे थे। जिन्ना का तो मानना यह था कि जन आंदोलन 95% जनता अशिक्षित भारत की और 95% जनता इलिटरेट और पुअर, गरीब, इस निरक्षर और अशिक्षित जनता को और गरीब जनता को आप घरों से निकालकर सड़कों पर ला देंगे और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ ये जनता आंदोलन चलाएगी। आप एक जन आंदोलन की एक समस्या यह हो सकती है कि आंदोलन आप चला तो सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद ऐसा हो सकता है कि आंदोलन आपके नियंत्रण में ना रहे। तो फिर गांधी क्या करेंगे? जन आंदोलन को चलाना आसान है, लेकिन जन आंदोलन को नियंत्रित करना आसान नहीं है। अभी आप नेपाल के संदर्भ में ये बात देख सकते हैं। एक बार आंदोलन जब नेता के हाथ से उसकी बागडोर निकल करके जनता के पास चली जाती है तो आंदोलन दिग्भ्रमित हो जाता है। आंदोलन का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, और उस समय की सत्ता ब्रिटिश साम्राज्यवाद इतना पीटेगी कि दिमाग सही हो जाएगा। गांधी की दूसरी बार कॉल करने पर भी कभी जनता घर से बाहर नहीं निकलेगी। क्या किया था जलियांवाला बाग में, पंजाब में किस तरह का नंगा नाच किया था ब्रिटिश सरकार ने, वो दिन दूर नहीं, अभी जलियांवाला बाग की यादें ताजा हैं। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो एक ऐसा वर्ग भी था जो विरोध कर रहा था। रविंद्रनाथ टैगोर का स्टैंड कुछ दूसरा था। वो गांधी के असहयोग के प्रस्ताव में, जैसे विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के मुद्दे को लेकर के गांधी के साथ नहीं थे। टैगोर का मानना था कि श्रम भारत का हो, श्रम इंग्लैंड का हो, श्रम तो मजदूरों का है, मजदूरों के श्रम का सम्मान किया जाना चाहिए। तभी आप देखेंगे कि गांधी का स्टैंड ये है कि विदेशी कपड़ों की होली जलाना उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ये गांधी का स्टैंड है। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर का स्टैंड है कि विदेशी कपड़ों की होली जलाना उनके साथ निष्ठुर बर्बादी है। तो रविंद्रनाथ टैगोर भी शायद गांधी के इस असहयोग कार्यक्रम में गांधी के साथ नहीं है। लेकिन बड़ी ही निपुणता से हम देखेंगे, और ये सम्मेलन जो स्पेशल सेशन कॉल किया गया था ये समाप्त हो गया।
इसके बाद एक रेगुलर सेशन कॉल किया गया, माफ कीजिएगा, रेगुलर सेशन जो हर वर्ष होता है, प्रत्येक वर्ष रेगुलर सेशन होता है, वो रेगुलर सेशन हुआ। तो रेगुलर सेशन कब हुआ और उसमें क्या हुआ? दूसरा, एक रेगुलर सेशन जो हर साल होता है आईएनसी का, ये हुआ दिसंबर 1920 और ये होता है नागपुर में और अध्यक्ष हैं सी राघवाचारी। अध्यक्ष हैं सी राघवाचारी शायद। अब इस सेशन में देखिएगा, पहला पॉइंट, फर्स्ट, जो सीआर दास विरोध कर रहे थे गांधी का, स्पेशल सेशन में मैं आपको बता दूं कि असहयोग संबंधी प्रस्ताव उन्होंने ही पेश किया, यानी कि गांधी ने इस गुट को अपने समर्थन में कर लिया था। गांधी ने इस गुट को अपने समर्थन में कर लिया, मदन मोहन मालवीय को भी अपने गुट में कर लिया। वर्ण व्यवस्था गांधी जिसको मानते थे, मदन मोहन मालवीय के विचारों के करीब थे। गाय के प्रति गांधी का दृष्टिकोण मदन मोहन मालवीय के विचारों के करीब था। राम राज्य की कल्पना गांधी की मदन मोहन मालवीय को उनके विचारों के करीब लाती थी, तो मदन मोहन मालवीय से डीलिंग आसान हो गई। लेकिन फिर भी हम देखेंगे ये वाला गुट अगर है और इसके साथ जो अन्य हैं वो गांधी के साथ नहीं आए। और हुआ क्या? हुआ ये, पहला, जो असहयोग प्रस्ताव है, असहयोग प्रस्ताव नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन was introduced by C.R. Das in INC session of Nagpur, दिसंबर 1920। तो असहयोग प्रस्ताव इंट्रोड्यूस किया, पेश किया, किसने पेश किया? सीआर दास ने पेश किया। और ये पूरा का पूरा गुट गांधी के साथ हो गया और इनका मानना था कि वो जो प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं 1920 में, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हालांकि बाद में जब गांधी असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा कांड हो जाता है और गांधी आंदोलन वापस ले लेते हैं और गांधी जब गिरफ्तार होते हैं और गांधी को 6 साल की जेल होती है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से ब्रिटिश सरकार गांधी को समय के पहले रिहा कर देती है, तो हम देखेंगे कि कांग्रेस का एक गुट, यही सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल के नेतृत्व में स्वराज पार्टी बनाता है। कांग्रेस के अंदर रहकर स्वराज पार्टी है, स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस। इन 1907 की तरह कांग्रेस में फूट नहीं है। तो एक स्वराज पार्टी बनाते हैं और स्वराज पार्टी बनाने के बाद ये विधान परिषदों के जो 1923 में इलेक्शन होंगे, वो विधान परिषदों के इलेक्शन को लड़ेंगे और इन्होंने बड़ी जीत भी हासिल करी है। तो इनकी उपलब्धि उस वक्त ये है कि पूरा जब कांग्रेस का आंदोलन सुस्ता रहा था, तब इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की अलग को जगाए रखा। तो ये स्वराज पार्टी के संदर्भ में और उनकी जीत जो विधान परिषदों में हुई, उसके संदर्भ में आगे चर्चा की जा सकती है। तो पहला, असहयोग प्रस्ताव पेश किया। दूसरा, इस असहयोग प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। असहयोग प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। कुछ लोगों के मतभेद होने के बावजूद भी कांग्रेस का स्टैंड है कि अब वो ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करेंगे और बदले में स्वराज ले लेंगे। अच्छा, तिलक भी गांधी के साथ नहीं है। अगर हम यहां पर देखेंगे, एक पर्सनालिटी और ले सकते हैं, तिलक भी गांधी के साथ नहीं है। लेकिन दुखद बात यह है कि तिलक तो इस सेशन में भी नहीं आ पाए, क्योंकि दुखद समाचार यह है कि 1 अगस्त 1920 को तिलक की डेथ हो जाती है। तो असहयोग आंदोलन के क्या परिणाम रहे, इसको देखने के लिए अब इस दुनिया में तिलक नहीं है।
तो विषय यहां पर यह है, स्वीकार कर लिया। लेकिन कांग्रेस में कुछ नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, जिसमें एनी बेसेंट थी, जिसमें अली जिन्ना थे, जिसमें जीएस कारपड़े थे, जिसमें बिपिन चंद्र पाल थे। ऐसे कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, क्योंकि वो गांधी के असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को और तरीके को पसंद नहीं करते थे। ये सब संवैधानिक रास्ता का चुनाव करना चाहते थे, लेकिन गांधी उचित और न्यायपूर्ण रास्ते की बात कर रहे थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब कांग्रेस की राजनीति बदलेगी। कैसे कांग्रेस की राजनीति बदल रही है? अब नरमपंथियों की प्रतिवेदन की राजनीति, 3P पॉलिटिक्स, जो मॉडरेट्स की 3P पॉलिटिक्स थी, प्रोटेस्ट, पिटीशन और प्रेयर। जो प्रोटेस्ट थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट थे, संवैधानिक प्रोटेस्ट थे। तो इस राजनीति को गांधी ने छोड़ दिया और गर्मपंथियों की निष्क्रिय प्रतिरोध की राजनीति को छोड़ दिया और एक नई राजनीति पर कांग्रेस को लेकर के आए। और वो नई राजनीति क्या है? वो नई राजनीति है सत्याग्रह की राजनीति। अपनी मांगों को न्यायोचित तरीके से और उचित तरीके से उनकी मांग को करना। विषय क्या है? स्वीकार कर लिया। पहला तो ये असहयोग के कार्यक्रम क्या होंगे, इसकी भी मैं चर्चा कर रहा हूं कि असहयोग के कार्यक्रम क्या होंगे। तीसरा विषय अगर हम देखेंगे तो वो तीसरा विषय ये है, कांग्रेस में संगठनात्मक परिवर्तन किए गए हैं। संगठनात्मक स्ट्रक्चरल चेंजेस, संगठनात्मक परिवर्तन किए गए हैं। तो वो संगठनात्मक परिवर्तन क्या किए गए उस पर बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस विद इन द कांग्रेस कैसे? पहला पॉइंट अगर हम देखें, क्या स्ट्रक्चरल चेंज हुआ? अब कांग्रेस की जो ज्वाइनिंग फी है वो घटाकर 25 पैसा कर दी गई। पहला तो कांग्रेस की सदस्यता शुल्क, मेंबरशिप फी को घटाकर 25 पैसे कर दिया गया। पहला तो कांग्रेस के अंदर यह बदलाव हुआ। दूसरे बदलाव की अगर हम बात करें तो वो बदलाव क्या है? वो बदलाव ये है कि कांग्रेस की दैनिक या रोजमर्रा गतिविधियों की जांच करने के लिए एक 15 सदस्यीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन किया गया। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन किया गया जिसमें 15 मेंबर्स होंगे। अब आप देखिए, कांग्रेस की सबसे टॉप बॉडी है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसके नीचे की बॉडी है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, उसके नीचे की जो बॉडी है वो है प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, जो लैंग्वेज के ग्राउंड पर बनाई गई प्रांतों में। उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो क्या है? उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी। उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, उसके नीचे देखेंगे तो विलेज कांग्रेस कमेटी। अब ये कांग्रेस का स्ट्रक्चर ये हो गया। पहले नेता जमीन से उठ के आते थे और फिर नेता बनते थे। पहले नेता ऐसे आते थे कि विलेज से उठे और फिर वो ऊपर पहुंचे। आज नेता कांग्रेस में टपकाए जाते हैं, ऊपर से आते हैं, और परिणाम स्वरूप अम्ब्रेला से आए हुए नेता, उनको संघर्ष करना पड़ता है। तो गांधी ने कांग्रेस के अंदर आमूलचूल परिवर्तन ला दिए, बड़े बदलाव ला दिए, कांग्रेस का स्वरूप ही बदल दिया। मैं स्वरूप की बात कर रहा हूं, नेचर की बात कर रहा हूं। नेचर ही बदल दिया कांग्रेस का, और कांग्रेस को आम जन की पार्टी बना दी। पहली बार जनता की ताकत को, अगर किसी ने जनता की ताकत पर भरोसा किया तो वो गांधी थे। आप गांधी का विरोध कर सकते हैं, गांधी का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बतला दूं, गांधीवाद सदैव जीवित रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, गांधीवाद जीवित रहेगा।
2 अक्टूबर 1944 को गांधी के 75 वर्ष पूरे हुए। गांधी अपना 75वां जन्म दिवस सेलिब्रेट कर रहे थे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कई पत्र गांधी के पास आए, गांधी को शुभकामनाएं देने। उसी में एक पत्र आइंस्टीन का भी था, आइंस्टीन जिन्होंने E = mc² दिया। तो उस आइंस्टीन के पत्र में ये लिखा हुआ था कि हो सकता है, मतलब आने वाली पीढ़ी शायद ये भरोसा करे कि इस धरती पर इस तरह का मानव कभी आया था। ये आइंस्टीन के शब्द थे, गांधी के लिए शब्द थे, जिसमें आइंस्टीन कर रहे हैं कि शायद ही आने वाली पीढ़ी कभी ये भरोसा कर पाए कि ऐसा भी व्यक्ति इस धरती पर आया था, जिसने सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एक ताकतवर हथियार लेकर के आया। वो था सत्याग्रह की राजनीति। खैर, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो कांग्रेस के रोजमर्रा कार्यों को देखेगी, उसको बनाया गया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि असहयोग संबंधी प्रस्ताव पारित हो गया। और ये अगर हम देखेंगे तो इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधियों की संख्या 14,000 समथिंग थी। देख लेना कितना, 14,000 कुछ थी, जो शायद इसके पहले और इसके बाद जितने भी कांग्रेस के सेशन हुए उनमें प्रतिनिधियों की संख्या में सबसे ज्यादा संख्या यही थी। अब जबकि असहयोग संबंधी प्रस्ताव पारित हो गया है, गतिविधियों में मैंने 2 पॉइंट आपसे डिस्कस किए हैं। तो असहयोग के कार्यक्रम क्या हैं? सवाल है, कार्यक्रम की जांच कर लेते हैं। कार्यक्रम क्या है? तो असहयोग के कार्यक्रम की अगर हम बात करें, प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम, असहयोग कार्यक्रम की बात करें, कार्यक्रम है बाइकॉट ऑफ इंग्लिश गुड्स एंड सर्विसेज। आप मुझसे कहेंगे या मैं आपसे कह देता हूं, बाइकॉट ऑफ इंग्लिश गुड्स एंड सर्विसेज, अंग्रेजी वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार। तो अंग्रेजी वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार इसके पहले भी होता रहा है, इसके बाद भी होता रहेगा। बंगाल विभाजन के विरोध में भी हमने किया ब्रिटिश वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार। फिर हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी यही कर रहे हैं। फिर एंटी साइमन मूवमेंट चलाएंगे तो भी यही करेंगे। फिर हम सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चलाएंगे तो भी यही करेंगे। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट चलाएंगे। तो मतलब हर बारी हम ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी आर सीजनल नेशनलिस्ट। जब भी सीजन आता था हम राष्ट्रवादी हो जाते थे, ब्रिटिश वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार करते थे, और जैसे ही आंदोलन समाप्त हो जाता था हम वापस ब्रिटिश वस्तुओं और सेवाओं का इस्तेमाल करने लगते थे। क्यों करने लगते थे? बिकॉज वी हैव नो बेटर अल्टरनेटिव्स, क्योंकि हमारे पास बेहतर विकल्प नहीं थे। हम वापस वही अंग्रेजी स्कूल, अंग्रेजी वस्तुओं का प्रयोग करने लगते थे। इसलिए हर बार तुम देखोगे बार बार आंदोलन हो रहे हैं, और आंदोलन में हम कर क्या रहे हैं? ब्रिटिश वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार। फिर आंदोलन समाप्त हुआ तो ब्रिटिश वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार समाप्त हो गया। फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा, क्यों समाप्त हो गया? वो इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि हमारे पास बेटर अल्टरनेटिव नहीं है, अच्छे विकल्प नहीं है। वापस फिर से हमें अंग्रेजी शिक्षा, वापस हमें फिर से अंग्रेजी वस्तुओं का उपयोग करना पड़ता था। तो बाइकॉट ऑफ इंग्लिश गुड्स क्या है? इंग्लिश गुड्स ये है कि हम उनके क्लॉथ नहीं खरीदेंगे, क्लॉथ का बाइकॉट करेंगे। कपड़ों का बहिष्कार करेंगे, कपड़ों का बहिष्कार करेंगे। ब्रिटिश इंग्लिश प्रोडक्ट है। बहिष्कार किस बात का करेंगे हम?
उनकी सेवाओं का बहिष्कार करेंगे, उनकी सर्विसेज को बाइकआउट करेंगे। सर्विस क्या है? उनके कोर्ट नहीं जाएंगे, उनके अदालत में नहीं जाएंगे। तो उनकी अदालत में नहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हमें अल्टरनेटिव देना पड़ेगा। तो हम न्याय पाने के लिए पंचायतों का गठन करेंगे। गांधी का सपना था कि गांव आत्मनिर्भर हों। इसी संदर्भ में पंचायतों के गठन की बात और गांधीवादी आदर्शों को हम देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व पार्ट 4 में डाला गया, आर्टिकल 40 था। और ये बात और है कि आगे चल करके हमने पंचायतों को संवैधानिक अधिकार दे दिए, पंचायतों के बारे में संवैधानिक प्रावधान कर दिया। आज पंचायतें ग्रामीण स्वराज और स्वशासन की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो अदालत का बहिष्कार करेंगे और इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प है पंचायत, इसका विकल्प है, अल्टरनेटिव क्या है? पंचायत। हम उनकी एजुकेशन को बाइकआउट करेंगे, एजुकेशन, शिक्षा का बाइकआउट करेंगे। तो शिक्षा का अगर बाइकआउट करेंगे तो विकल्प हमारे पास क्या है? नेटिव, जो देसी शिक्षा माने हमारी अपनी शिक्षा, और दूसरा भारतीय स्कूलों की स्थापना। तो उनकी शिक्षा का बहिष्कार का मतलब है हम नेटिव एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। उनके एजुकेशन का बाइकआउट करेंगे, उनके कोर्ट का बाइकआउट करेंगे, उनकी सर्विसेज का मतलब ये हुआ कि जैसे जो उनने टाइटल दिए हैं उन टाइटल का बाइकआउट किया जाएगा, उपाधियों का बहिष्कार किया जाएगा। उनकी अगर हम देखेंगे उपाधियों का बहिष्कार किया जाएगा, हम देखेंगे तो सरकारी गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया जाएगा, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया जाएगा। हम देखेंगे सरकारी नौकरियों के साथ साथ यहां पर बहिष्कार होगा, सरकारी नौकरियों के साथ हम बहिष्कार करेंगे। इसी तरह से सभी सेवाओं का बहिष्कार करेंगे। और गांधी ने यह भी कहा, अच्छा कुछ ऐसे मुद्दे थे जो मूल कार्यक्रम में शामिल नहीं थे, इसकी जगह गांधी ने अल्टरनेटिव दिया क्या? चरखा एंड खादी, चरखा एंड खादी। चरखा से क्या होगा? सूत काता जाएगा और कॉटेज इंडस्ट्री प्रमोट होगी। एक समय के बाद तो चरखा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया, पर्यायवाची बन गया। तो चरखा और खादी को प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा दो प्रोग्राम ऐसे थे जो असहयोग के मूल कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थे, असहयोग कार्यक्रम के मूल कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थे। ऐसे दो पॉइंट थे, जिसमें पहला पॉइंट था ताड़ी और शराब की दुकानों पर धरना, ताड़ी एवं शराब की दुकानों पर धरना। फर्स्ट। और दूसरा, ड्रंकन हस्बैंड बीटिंग वाइफ इज अ फंडामेंटल राइट, ऐसा समझ रखा था यहाँ के पुरुषों ने। और पहली बार इस देश की नारी बाहर निकली और उसने, हालांकि महिलाओं की भूमिका तो हम बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप जो आंदोलन हुआ वहां से देखते हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में महिलाएं चौका और चूल्हे से निकल कर आईं और गहने तिलक स्वराज फंड को दान कर दिए और असहयोग आंदोलन का हिस्सा बनी। ये भी असहयोग आंदोलन की बड़ी उपलब्धि है। और दूसरा, पहली बार कांग्रेस की अग्रिम पंक्ति में एक ऐसे विषय को गांधी ने लाके खड़ा कर दिया जो शायद कांग्रेस का इसके पूर्व में कभी विषय रहा हो, और वो था अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनटचेबिलिटी को समाप्त करने की बात कांग्रेस के मंच से पहली बार की गई। तो हम देखेंगे कि दो विषय ऐसे थे, अस्पृश्यता उन्मूलन। और इसके अतिरिक्त गांधी ने कहा अगर आवश्यकता पड़ेगी, इफ नीडेड,
देन फर्दर 2 प्रोग्राम्स वर मेंशन्ड इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो आवश्यकता पड़ेगी तो 2 नए कार्यक्रम कौन शामिल किए जाएंगे? पहला, कर न देने का आंदोलन। कर न देने का विकल्प खुला है, तो कर नहीं, पहला टैक्स नहीं दिया जाएगा, और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट चलाया जाएगा अगर आवश्यकता पड़े तो ये असहयोग के कार्यक्रम थे। और इनमें से सर्वाधिक सफल कार्यक्रम अगर रहा था तो वो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार था। सर्वाधिक सफल कार्यक्रम रहा है, हमारे पास डाटा है इसके, और वो डाटा क्या है? 1921 में जो ब्रिटेन से कपड़ा भारत आयात हुआ, इंपोर्ट हुआ, उसकी कीमत थी 102 करोड़ रुपए। जो 1921 में कपड़ा आयात हुआ उसकी कीमत ये थी। और असहयोग आंदोलन का परिणाम ये रहा चलाने का कि 1921-1922 में ये घटकर 57 करोड़ रुपए हो गया। तो ये भी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो ये असहयोग के कार्यक्रम थे। ये बात है कि गांधी ने कहा यदि जरूरत पड़ी तो इसको शुरू किया जाएगा, यदि जरूरत पड़ी तब ये कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, वरना विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार, उनकी अदालतों का बहिष्कार, उनकी शिक्षा का बहिष्कार, उनकी उपाधियों का बहिष्कार, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार, विधान परिषदों के का बहिष्कार, विधान परिषदों का बहिष्कार। तो ये सब विषय थे। ये विषय किसके थे? ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम थे। और सत्याग्रह के माध्यम से ये कार्यक्रम चलाए जाएंगे और स्वराज की प्राप्ति, अच्छे दिनों की प्राप्ति 1 वर्ष के भीतर की जाएगी। ये गांधी का मध्य आंदोलन में नारा दिया था। ये नारा है। अब सवाल ये उठता है कि हम लोगों ने कारण डिस्कस कर लिए हैं कि असहयोग के कारण क्या थे, क्या गतिविधियां थी, क्या कार्यक्रम थे। अब हम देख लेते हैं असहयोग आंदोलन का महत्व क्या था, इंपॉर्टेंस या उसका सिग्निफिकेंस क्या था। अगर हम महत्व की बात करें तो मैं आपसे कुछ 2, 3, 4 पॉइंट्स का इशारा करना चाहूंगा। पहला, कांग्रेस के नेतृत्व में ये पहला जन आंदोलन था जिसमें सभी क्षेत्रों की और सभी वर्गों की भागीदारी थी। ये सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों की भागीदारी, पॉइंट नोट करिएगा माय डियर लर्नर्स। उपलब्धि क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इस आंदोलन का? कांग्रेस के नेतृत्व में पहला अखिल भारतीय जन आंदोलन जिसमें सभी वर्गों की भागीदारी थी। दूसरा, इस आंदोलन का महत्व यह था कि पंचायतों का गठन किया गया। जो गांधी ने इस वक्त सपना देखा था, हमारे संविधान निर्माताओं ने, कॉन्स्टिट्यूशन गॉडफादर ने उसको डीपीएसपी में रखा, फिर आगे चल करके हमारी सरकारों ने उसको संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया। तो सपना का जो जन्म हुआ था, उस जन्म की स्थापना हुई, उन पंचायतों की स्थापना की गई और न्याय पंचायतों के माध्यम से दिया गया। और ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार न केवल इस रूप में हुआ भारतीयों के माध्यम से, बल्कि इस रूप में भी हुआ कि कई सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी, जिसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और न जाने कौन कौन। टी प्रकाशम इसी में एक नाम आता है। तो बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी, प्रख्यात वकीलों ने वकालत छोड़ दी, ऐसे लिखा रहता है। तो महत्व में पहला पॉइंट ये हो सकता है, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है, तीसरा पॉइंट,
देसी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हुई। जी आप देख रहे हो गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, आप देख रहे होंगे तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, नेशनल कॉलेज की स्थापना, ऐसे कई सारे देसी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हुई इस वक्त। माने देसी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। ये भी इस आंदोलन की एक उपलब्धि है। इस आंदोलन की यह भी उपलब्धि है कि पहली बार भारतीय जनता का ब्रिटिश साम्राज्यवाद से डर खत्म हुआ, डर समाप्त कर देना गांधी के द्वारा, यह भी इस आंदोलन की एक उपलब्धि है। इस तरह से हम देखेंगे इस आंदोलन की कुछ उपलब्धियां भी रही हैं, इस आंदोलन का कुछ महत्व भी है। अब सवाल ये उठता है क्या इसके आगे, क्या आंदोलन सफल रहा? इस सवाल का जवाब कि असहयोग आंदोलन सफल रहा या असफल रहा, इस पर अगर हम चर्चा के बिंदु देखें तो वो निम्नलिखित हो सकते हैं। क्या was the movement successful? Was the movement successful? क्या आंदोलन सफल रहा या नहीं रहा? होता क्या है, गांधी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था। आंदोलन स्टार्ट कब हुआ? जनता की तरफ से आंदोलन स्टार्ट हो गया 1920 में, फ्रॉम द साइड ऑफ पब्लिक। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1920, बट फ्रॉम द साइड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फॉर्मली औपचारिक तौर पर यह आंदोलन कब शुरू हुआ? तो औपचारिक तौर पर यह आंदोलन शुरू हुआ था 1 जनवरी 1921। ये कांग्रेस की तरफ से आंदोलन की शुरुआत होने की तारीख है, लेकिन जनता की तरफ से 1920 में ही आंदोलन शुरू कर दिया गया था। अब अगर हम कांग्रेस का ही स्टैंड देखें तो 1 जनवरी 1921 को आंदोलन स्टार्ट हुआ, और अगर हम 31 दिसंबर 1921 पहुंचे तो 1 साल तो कंप्लीट होने को है और स्वराज दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। कहीं दूर दूर तक स्वराज नहीं दिखाई दे रहा है। हेलो, आप सुन रहे हैं मुझे? कहीं भी स्वराज नहीं दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा एक घटना घट जाती है, और ये घटना घट जाती है 5 फरवरी 1922 को। संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंसेस के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक स्थान है चौरी चौरा, जहां भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी है और कुछ पुलिस वालों की मौत हो गई। बस सरकार को मौका मिल गया। कभी भी हिंसा होती है तो सरकार को उस हिंसा को दबाने का एक आधार मिल जाता है। स्टेट हिंसा, वायलेंस बर्दाश्त नहीं करेगा, रिटेलिएट करेगा। तो ये चौरी चौरा सीसी चौरी चौरा कांड हो गया। 12 फरवरी को गांधी आंदोलन वापस ले लेते हैं। सही फैसला था गांधी का। आंदोलन वापस लेकर गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कड़ी प्रतिक्रिया से जनता को बचा लिया। मैं फिर याद दिला दूं आपको, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुए बहुत दिन नहीं हुए हैं अभी। आंदोलन वापस, विड्रॉल ऑफ मूवमेंट, आंदोलन गांधी ने वापस ले लिया। दस मार्च 1922 को गांधी अरेस्ट हुए, गांधी गिरफ्तार, केस हुआ, गांधी को 6 साल की जेल हुई।
गांधी को 6 साल की जेल हुई। इसका मतलब यह हुआ कि 1922 टू 1928 गांधी जेल में रहेंगे। लेकिन गांधी की एक सर्जरी होनी थी एपेंडिसाइटिस की, तो ब्रिटिश सरकार ने गांधी के प्रति उदारता दिखाते हुए गांधी को समय के पहले जेल से रिहा कर दिया। तो गांधी 1924 में जेल से रिहा हो जाते हैं, रिलीज्ड फ्रॉम द जेल, जेल से रिहा हो जाते हैं। और जेल से रिहा होने के बाद गांधी स्वास्थ्य लाभ लेते हैं और उसके बाद गांधी केवल और केवल आईएनसी के एक सेशन को प्रेसाइड किया है, माने उसकी अध्यक्षता की है। वो बेलगांव सेशन है 1924 का। और गांधी ने ये बतलाया कि वो जेल से भले ही रिहा हो गए हैं लेकिन नैतिक आधार पर अभी भी वो जेल में ही है, क्योंकि जेल का पीरियड उनका 1928 में खत्म होगा एक्चुअली। तो इसलिए आप देखेंगे पूरे 1928 तक, 1922 टू 1928 तक गांधी केवल रचनात्मक कार्यक्रम करेंगे, कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे। कोई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वराज से संबंधित आंदोलन सरकार कांग्रेस नहीं करेगी, क्योंकि नैतिक रूप से गांधी अभी भी जेल में है। ये नैतिकता के उच्चतम मापदंड हैं जिनका गांधी ने पालन किया। गांधी के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, नकारात्मक बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपसे केवल छोटी सी बात कह रहा हूं कि गांधी ने जो कर दिखाया वो कोई और कर देता, दादा भाई नौरोजी कर देते, वो दीनसा वाचा कर देते, वो फिरोज शाह मेहता कर देते, वो महादेव गोविंद रानाडे कर देते, वो गोपाल कृष्ण गोखले कर देते, वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर देते, वो बदरुद्दीन तैयब जी कर देते, वो बाल गंगाधर तिलक कर देते, वो लाला लाजपत राय कर देते, वो अजीत सिंह कर देते, अंकल ऑफ भगत सिंह, वो अरविंद घोष जी कर देते। कोई भी कर देता, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं जनता की ताकत में भरोसा प्रकट किया? विचार करिएगा इस पर। तो जेल से रिहा हो जाते हैं, उसके बावजूद भी गांधी 1924 अगर हम देखेंगे या 1920 गांधी अगर ये पूरा कांग्रेस का वक्त देखेंगे तो इस पूरे वक्त में इंडियन नेशनल कांग्रेस रचनात्मक कार्य करेगी। और ये बेलगांव सेशन में गांधी ने ये एड्रेस किया था कि अब हमारे 3 प्रोग्राम रहेंगे और रचनात्मक कार्यक्रम में, कंस्ट्रक्टिव वर्क में वो 3 काम रहेंगे। पहला, फर्स्ट, हिंदू मुस्लिम एकता। दूसरा, अस्पृश्यता का उन्मूलन। और तीसरा, चरखा और खादी। और रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से एक देश की बड़ी जनता को, इस देश की बड़ी जनता को इंडियन नेशनल कांग्रेस से जोड़ दिया। और अब जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होगा तो आप गांधी का जलवा देखेंगे, जिसका जिक्र एक अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने किया था। तो अब गांधी ने कहा बेलगांव सेशन में कि ये रचनात्मक कार्यक्रम, यही मेरी गायत्री है, यही मेरी गीता है, यही मेरी कलमा है, यही मेरी प्रभु के प्रति सच्ची निष्ठा है। अब वो आगे इसी रूप में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और ये उनका संदर्भ था जब तक वो नैतिक रूप से जेल में है। ये बात और है कि जब गांधी जेल गए तो कांग्रेस का एक गुट, जिसकी सीआर दास, हम चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और बात कर रहे हैं विट्ठल भाई पटेल के नेतृत्व में एक गुट कांग्रेस के अंदर रहकर एक पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। और 1923 के इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन गांधी तब भी, गांधी की अहिंसक नीतियों से स्वराजियों के विचार मेल नहीं खाते थे, लेकिन गांधी ने कभी स्वराजियों की आलोचना नहीं की। उन्होंने केवल इतना ही कहा, वे जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो इतिहास हमें ये सिखाता है कि कभी कोई आपसे मतभेद अगर रखता है आपके विचारों से, तो उसकी आलोचना मत करिए। और अंत में हुआ जब सीआर दास की मौत हुई तो उसके बाद देखेंगे स्वराजी वापस फिर कांग्रेस में लौट आए। तो ये पूरा कांग्रेस के अंतर्गत रचनात्मक कार्यक्रम का दौर शुरू होगा। और स्वराजियों के अंदर स्वराजियों क्या करेंगे, स्वराजी क्या करेंगे, वो
स्वराज पार्टी के साथ 1923 के प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट करेंगे और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जाएंगे और वहां जाकर के वो सरकार की कार्रवाई में बाधा डालेंगे और वो बाधा पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से दूसरे दिन निकल करके आएगी और राष्ट्रवाद की लहर को आगे बढ़ाया जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है, यहां पर मैं बतलाना ये चाहता हूं कि अगर आप इस रूप में देखेंगे असहयोग आंदोलन कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज मिलना था, वो तो नहीं मिला, 1 साल भी हो गए और स्वराज मिला नहीं, तो इन अर्थों में इस आंदोलन को आप असफल कह सकते हैं। लेकिन वास्तव में असहयोग आंदोलन असफल नहीं है। असफल क्यों नहीं है? असफलता के न होने के कई कारण हैं, जिसमें पहला कारण, फिर हम वही कारण का जिक्र करेंगे जिसमें मैं कहूंगा कि पहली बार अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा कर दिया जिसमें प्रत्येक वर्ग का समर्थन था और प्रत्येक क्षेत्र भागीदार था। बंगाल, महाराष्ट्र, मद्रास जैसे विकसित क्षेत्र ही नहीं बल्कि कर्नाटक, बिहार, संयुक्त प्रांत जैसे छोटे क्षेत्र भी, पिछड़े क्षेत्र भी इस आंदोलन का हिस्सा थे। फिर हम ये बात कहेंगे कि भले ही ये स्वराज प्राप्त ना कर सका हो, लेकिन पहली बार महिलाओं की सक्रिय और बड़े रूप में पहली बार भागीदारी बंगाल विभाजन में भी हुई थी जब बंगभंग आंदोलन चलाया था, लेकिन पहली बार मैं कह रहा हूं बड़ी भागीदारी जिसमें महिलाएं गहना तिलक स्वराज फंड को दे दिया, चौका चूल्हा छोड़ करके आंदोलन में शामिल हो रही हैं। मैं उस संदर्भ में ये बात कर रहा हूं कि क्या है भारतीय जनता का ब्रिटिश साम्राज्यवाद से डर समाप्त कर देना। तो ये सब उपलब्धियों में आप नहीं गिनेंगे, ये सब उपलब्धियां हैं इस आंदोलन की। तो इन अर्थों में इस आंदोलन को असफल नहीं कहा जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि आंदोलन से संबंधित आंदोलन वापसी के संदर्भ में कुछ विवाद हैं। वो विवाद क्या है? गांधी पर आरोप लगता है कि गांधी ने जमींदारों और पूंजीपतियों के हितों की रक्षा के लिए ये आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि आंदोलन की दिशा बदल रही थी। अब किसान जमींदारों को कर नहीं देने का आंदोलन चला रहे थे और उसको भी असहयोग आंदोलन में शामिल कर रहे थे। मोपला जैसी घटनाएं घट रही थी, मोपला विद्रोह हुआ मालाबार तट पे। तो गांधी पर यह आरोप लगता है कि गांधी ने जमींदारों अथवा पूंजीपतियों के हितों के लिए इस आंदोलन को वापस ले लिया। आंदोलन वापसी में सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग बड़े नाराज हुए हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस खिलाफत कमेटी की बैठक बुलाकर गांधी के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया था। लेकिन बाद में हम ये देखते हैं कि गांधी का असहयोग आंदोलन लेने का फैसला, वापस लेने का फैसला सही था। तो सवाल उठता है कि गांधी पर यह आरोप लगता है, लेकिन वास्तविक कारण क्या है आंदोलन लेने का? वास्तविक कारण यह है कि 1 वर्ष हो चुका था, 1 वर्ष हो चुका था, बीत चुका था, स्वराज कहीं दिख नहीं रहा था और जनता में ऊर्जा असीमित नहीं होती है। किसी भी आंदोलन की ऊर्जा असीमित नहीं होती है, आंदोलन में ऊर्जा सीमित होती है। तो ऐसा क्यों न कर दिया जाए कि इस आंदोलन को वापस लेके फिर नए सिरे से भविष्य में आंदोलन को चलाए जाने की तैयारी की जाए। चौरी चौरा जैसी घटना हो ही चुकी थी और हम बिपिन चंद्रा को जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये गांधी के संघर्ष समझौता संघर्ष की रणनीति का हिस्सा भी है। तो गांधी ने ये जो आंदोलन वापस लिया, वो वापस लेना गांधी के लिए उस वक्त की परिस्थितियों के अनुकूल था, इसलिए आंदोलन वापस लिया गया। धन्यवाद, नमस्कार।